मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस की टीचर प्रज्ञा मैम आज आपको रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ या आपकी साइंस की किताब का दूसरा पाठ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ाऊँगी। तो पहले तो मैंने पदार्थ आपको समझा ही दिया। पदार्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके अंदर क्या होता है, आपका आयतन होता है, भार होता है यानी स्थान घेरती है, कोई भार होता है, और जो हम अपने सेंस ऑर्गन यानी द्वारा महसूस कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ को हमने आपको विभाजित करना ही बताया था। ठोस, द्रव और गैस में कणों के बीच में जो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसके बेसिस पे, जिसे आप लोग क्या कहते हो, अंतराण्विक दूरी, उसके आधार पे हम लोगों ने आपको डिफरेंस करना ही बताया था, ठोस, द्रव और गैस। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ जो हम लोग देखते हैं क्या सभी शुद्ध हैं। तो पहले तो शुद्ध पदार्थ होता क्या है समझ लीजिए। जब किसी पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि प्रकृति यानी जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो क्या हो, सभी समान होना चाहिए, वो क्या कहते हैं? उसे शुद्ध पदार्थ। तो देखो, जैसे हम ये स्टील की अभी बात कर रहे हैं, ये स्टील की कटोरी है, इसके अंदर सब में क्या होगा? स्टील होगा। जो स्टील की कटोरी है, इसके अंदर सारी चीज़ अगर स्टील है, इसके अंदर और कोई मिलावट नहीं है, तो ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। स्टील कटोरी को देखिएगा, काली मिर्च पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ये कटोरी है, ये क्या है? आपका स्टील से बनी है। ये क्या है? शुद्ध पदार्थ, क्योंकि उसमें क्या है? रासायनिक संगठन सभी एक जैसा है। अब आ जाते हैं हम अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है? तो देखिए, मैं इसमें आपको अशुद्ध पदार्थ दिखाती हूँ। तो ये काली मिर्च मैं आपको दिखा रही हूँ। इस काली मिर्च के अंदर आप अगर गौर से देखेंगे तो पपीते के बीज पाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपके ये जो छोटा सा देखिए ये दिख रहा है, ये क्या है? ये पपीते का बीज है, ये काली मिर्च नहीं है। काली मिर्च और पपीते के बीच में डिफरेंस कैसे करोगे? हम लोग 11-12 में पढ़ाते भी हैं बच्चों को कि डिफरेंस कैसे करेंगे। काली मिर्च को आप तोड़ोगे तो अंदर सफ़ेद सफ़ेद निकलेगा, जबकि पपीते का बीज क्या होगा? सफ़ेद नहीं होगा अंदर से। ठीक है, और अगर आप पानी में डालोगे तो काली मिर्च बैठ जाएगी, पपीते का बीज ऊपर तैरेगा। तो ये शुद्ध और अशुद्धता, ऐसे कई चीज़ों की शुद्धता और अशुद्धता पता करते हैं। तो अब आ जाइए मिश्रण। मिश्रण क्या है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों, ठीक है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे जल और चीनी का घोल, यानी जल में चीनी मिला दें तो क्या बनेगा? मिश्रण। ठीक है, और या हवा, जो हवा होती है, हवा जानते हो आप, वायु जो हमारे आसपास मौजूद है, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और भी कई गैसें हैं जो कि आपकी माइन्यूट उसमें अमाउंट में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। तो ये भी क्या है? मिश्रण। मिश्रण का जो मेन मिश्रण कहने का जो कारण है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है? इनके अंदर रासायनिक क्रिया नहीं होती। ये अपने जो संगठन होता है, जो मिश्रण में यानी कि जो चीज़ बनी होती है, उसमें जो आपका तत्व, अलग अलग तत्व या अलग अलग यौगिक हैं, उनकी क्वालिटी ऐसा बनी रहती है। यानी अगर चीनी और पानी को मिलाएंगे तो चीनी की मिठास नहीं जाएगी और पानी का टेस्ट भी नहीं जाएगा। और अगर हम ऐसी तरह से अगर कहें कि अगर हम लोग दो आटे को, यानी आप लोग जब रोटी बनाते हो कभी कभी उसमें क्या चने का आटा मिलाते हो, तो चने के आटे का टेस्ट भी आ रहा होता है और गेहूं के आटे का टेस्ट भी आ रहा होता है। यानी मिश्रण में जो आपका घटक हैं वो अपनी क्वालिटी को नहीं खोते हैं, तो उसे कहते हैं मिश्रण। तो देखिए, नोट है, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण समान होते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जो होता है उसका सबसे वो क्या होता है कि वो किसी पदार्थ से, यानी जल है, जैसे जल के अंदर क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन A, जिसका सूत्र है। अब हम जल को किसी भी तरह प्राप्त करें, कहीं से ही प्राप्त करें, उदासीनता क्रिया में प्राप्त करें, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के प्राप्त करें, या और किसी विधि में अगर हमें जल प्राप्त होता है, तो हमेशा उसका संगठन H2O ही रहेगा। अब आ जाते हैं, हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। अब मिश्रण के प्रकार क्या हैं? तो अवयवी कणों, यानी जिससे मिश्रण बना है, उसके आधार पर मिश्रण को हम दो में विभाजित करते हैं। कैसे? एक होता है, विभाजित करते हैं, एक है समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी का अब समझ रहे हो, अगर इसको संधि विच्छेद करो यानी समान। तो जब मिश्रण में के अवयवों की प्रवस्था समान होती है, इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण अथवा विलयन भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका पानी है, पानी दिख रहा होगा, इसके अंदर देखिए ये चीनी है। ठीक है, अब ये अलग अलग है, पर अगर मैं इस पानी में चीनी डाल दूं और इसको क्या कर दूं? घोल दूं, चीनी क्या कर दूं? इसके अंदर आपका मिला दूं, तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर बाद चीनी पूरी तरह से घुल चुकी होगी, और घुलने के बाद क्या होगा? चीनी आपको अलग नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो चीनी आपको अलग नहीं दिखाएगी, यानी क्या हो गया? ये घुल गई। तो इसमें ये क्या हो गया? ये बन गया, क्या बन गया? आपका विलयन। ये भी पूरी तरह नहीं घुली, तो टाइम ले रही है। इसी तरह से आप नमक, आपको पानी में क्या करोगे? ये पानी है, पानी के अंदर आप नमक डाल दो। ठीक है, जैसे ये हमने नमक लिया, सॉल्ट यानी, और इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर डाला नमक को, ये पानी के अंदर डाला, इसको आपने घोला। ये देखिए, तो नमक पानी का घोल बन जाएगा। नमक पानी का घोल, देखिए इसमें नमक आपका पूरी तरह डिजोल्व हो चुका है। ये देखिए, अगर अशुद्ध नमक होगा तो सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा आपको,
और अगर शुद्ध नमक है तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया, आपको नमक नहीं दिखाई देगा। तो आप इसको क्या है अपनी आँखों से, यानी अगर विलयन पूरी तरह से बन गया, विलयन उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रवस्था, प्रवस्था का मतलब ये देखिए घुल गए, कण घुल गए नमक के कण हमें दिखाई नहीं देंगे। उसी तरह से चीनी के कण भी पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह। तो इसको कहते हैं हम कि जब मिश्रण के अवयवों की प्रवस्था समान होती है, इस तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, जिसे विलयन भी कहते हैं। इनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चने का आटा, यानी कि चने का आटा तो खैर दिख जाता है क्योंकि काला काला होता है, पर आप अगर उसमें क्या करें, बेसन का आटा और उसको मिलाएं, अच्छे से मिला दें, तो क्या होगा, फिर आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसे आसानी से सेपरेट या अलग नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक समांगी मिश्रण। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहे हैं विषमांगी मिश्रण क्या है। देखिए विषमांगी मिश्रण क्या है, जब मिश्रण में उपस्थित पदार्थों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। यानी कि अगर हम इसे देखें तो इसके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, यानी कि हमें आसानी से दोनों चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दिखा रही हूँ। देखिए ये उदाहरण है एक आपका, पानी में मिट्टी पड़ी हुई है, देखिए दिख रही है आपको पानी में मिट्टी, तो देखो मिट्टी अलग से दिख रही है, नीचे बैठ भी गई है। तो ये पानी में मिट्टी क्या है, विषमांगी मिश्रण। ऐसे ही जो चौक अगर आप पानी में घोलेंगे तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, विषमांगी मिश्रण। ऐसे ही कई सारे दे रखे उदाहरण कि सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल को, अगर तेल डालते हो आप, पानी में तेल डालते हो तो क्या होता है, तेल ऊपर तैरने लग जाता है, या सॉरी पानी में तेल डालोगे तो वो अलग से दिखता है, या आप कहें तेल क्या होता है ऊपर तैरता है, पानी नीचे बैठ जाता है, पानी भारी होता है। तो ये क्या होगा आपका विषमांगी मिश्रण। अब आ जाइए विलयन सॉल्यूशन, जो भी हमने समांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण। अब देखिए आप देखिए विलयन सिर्फ तरल मिश्रण नहीं होता है, जो हमने आपको अभी चीनी पानी का घोल दिखाया और वो दिखाया, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम विलयन है वो क्या हो, आपका तरल मिश्रण हो, वो आपका ठोस भी हो सकता है। ठोस कैसे हो सकता है, ठोस विलयन, मिश्र धातु ठोस विलयन, अभी मिश्र धातु हम बताएंगे। और गैसीय विलयन यानी वायु, यानी विलयन आपका सिर्फ लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विलयन आपका किस में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है और गैसीय भी हो सकता है, जो कि वायु है। तो अब देखिए विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, यानी अगर आप नींबू डालेंगे पानी में तो नींबू का भी स्वाद आएगा और जल का स्वाद भी आएगा, पर एक दूसरे से अलग नहीं देख पाएंगे हम। अब ये मिश्र धातु क्या होती है, तो देखिए मिश्र धातु क्या होती है समझ लीजिए। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो हम लोग मिश्रण कहते हैं उसमें जो होता है, हम उसको भौतिक क्रिया द्वारा यानी हीट करके, जैसे हमने आपको बताया कि नमक पानी का जो घोल है या चीनी पानी का घोल है, आप अगर इसको क्या करो, उसको आप गैस पे रख दो तो क्या होगा, पानी पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा और नमक रह जाएगा। तो वो क्या होता है, फिजिकल रूप से अलग करा जा सकता है। परंतु जो ये मिश्र धातु होती है उसे हम भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं कर पाते आसानी से, फिर भी उसे मिश्र धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि मिश्रण माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मिश्र धातु। तो उदाहरण के लिए पीतल, देखिए ये आपका पीतल दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए क्या है, ये पीतल है, ये है पीतल से बना हुआ है। आपने घर में अपने यहाँ देखा होंगे कुछ बर्तन पीतल के पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। पीतल किससे मिलकर बना होता है, जिंक। इसके अंदर जिंक होती है लगभग कितने परसेंट, 30%। और कॉपर, यानी कॉपर किसे कहते हो आप, तांबे को, कॉपर कितने परसेंट होता है, 70%। ये मिश्र धातु है। और जो आप गोल्ड के ईयर रिंग्स पहनते हो उसके अंदर भी गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स होता है। 100% कॉपर का कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकता, तो वो भी क्या है, एक मिश्र धातु है। फिर आ जाइए विलयन के दो घटक होते हैं। क्या क्या घटक होते हैं समझ लीजिए बच्चों। तो विलयन के दो घटक क्या क्या हैं, एक है विलायक और एक है विलय। विलायक यानी विलयन का वह तत्व या वह घटक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो दूसरे घटक को अपने अंदर घोलता है। बात समझ रहे हो, विलायक क्या है, जैसे अगर मैं ये पानी और नमक का घोल है तो इसमें पानी क्या है, विलायक, और विलय क्या होगा, नमक। यानी वह घटक जो घोल रहा है जिसमें ज़्यादा मात्रा में है, जो दूसरे चीज़ को जो कम मात्रा में उसे अपने में घोल रहा है, वो क्या है, विलायक। तो पानी और चीनी के घोल में पानी क्या है, विलायक, और चीनी क्या है, विलय। तो विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, क्या कहते हैं, विलय। तो आपको समझ में आ गया विलय और विलायक। अब उदाहरण के लिए हम आप बता ही चुके हैं कि चीनी पानी के घोल में चीनी क्या है, विलय, और पानी क्या है, विलायक। ऐसे आयोडीन टिंचर में आयोडीन क्या है, विलय, और एल्कोहल क्या है, विलायक। इसी तरह जो आपका हवा है उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन सबसे मात्रा में क्यों होती है, क्या आप कोई बता पाएंगे। भाई ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा मात्रा में हो सकती थी, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम ऑक्सीजन की सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की पर्यावरण में बहुत आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों नहीं होती, नाइट्रोजन ज़्यादा क्यों होती है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो परिणाम क्या होगा, क्यों नहीं होती ऑक्सीजन की मात्रा, अगर अधिक हो जाती है तो क्या परिणाम होगा। इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे देंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, बाकी जो और चीज़ें होती हैं वो होती हैं। अब आइए विलयन के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन एक समांगी मिश्रण हम आपको बता चुके हैं। विलयन के कण जो विलयन में मिले होते हैं उनका व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। छोटे आकार के कारण विलयन के कण, ठीक है, कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब आ जाइए आगे, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों का विलयन से पृथक नहीं कर सकते। यानी अगर मैं नमक और चीनी के घोल को या नमक और पानी के घोल को सॉरी गलती हो गई, आपका पानी और नमक के घोल को या चीनी और पानी के घोल को अगर मैं छानूं तो चीनी पृथक नहीं होगी, तो हम इसे छान के पृथक नहीं कर सकते। हाँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कुछ चीज़ों के लिए थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने गर्म किया चीनी और पानी के घोल को गर्म किया और फिर ठंडा करने छोड़ दिया, तो क्या होगा, चीनी क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप चाशनी बनाते हो और चाशनी को अगर आप क्या करो, ठंडा करने के लिए छोड़ दो तो चीनी अलग हो जाती है, ठंडी हो गई चीनी दिखने लग जाती है। अब आ जाइए विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता एक होती है सांद्रता, यानी सांद्र विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता पहले समझ लीजिए। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा, यानी विलयन के अंदर विलय का कितना पदार्थ मौजूद है उसके आधार पर हम कहते हैं तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घोल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। तो जितनी क्षमता होती है, जितना उसमें घुल सकता है, उसे कहते हैं उस विलयन की घुलनशीलता। जितना मैक्सिमम उसमें घुल सकता है उसे कहते हैं उसकी घुलनशीलता। तो देखिए लिखा है विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको कहते हैं घुलनशीलता। अब संतृप्त विलयन क्या है समझ लीजिए। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता, यानी कहते जाइए अगर हमने पानी लिया है निश्चित ताप पर, उसमें हम चीनी घोलते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो वो समय जब चीनी घुलना बंद हो रहा है तो वो जो विलयन बनता है वो कहते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त क्या होगा, जब तक चीनी घुलती जा रही है वो होता है असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त यानी कि चीनी घुलने के बावजूद भी अब घुलना बंद हो गई पर हम चीनी डालते जा रहे हैं तो वो क्या होता है असंतृप्त। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं, तनु विलयन वो होता है जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा और विलय की मात्रा कम होती है। विलायक की मात्रा यानी अगर हम कहें कि तनु H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसमें जैसे आप जो टॉयलेट में यूज़ करते हैं हार्पिक वगैरह, उस वो क्या है, तनु एक तरह से अम्ल है, तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा ना के बराबर होती है और जल मात्रा ज़्यादा होती है। और सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें आपकी अम्ल की मात्रा या विलय क्या होता है, विलय की मात्रा ज़्यादा और विलयन की मात्रा कम। जैसे हम कहें 60% H2SO4, तो 100 ml विलयन में 60 ml क्या है H2SO4, बाकी 40% क्या है जल, तो ये कहते हैं सांद्र विलयन। आज के लिए बेटा इतना ही है, जो मैंने क्वेश्चन कहा उसका उत्तर आज ही दे दीजिएगा। थैंक यू।